हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 के पाठ 14 के अगले अंश की पुनरावृत्ति करेंगे। आगे के अंश की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने झाऊलाल जी द्वारा जो की पत्नी द्वारा 250 रुपये मांगे जाने की बात कही है और इस समस्या को सुलझाने के लिए एक साधारण लोटे के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि इस समस्या का समाधान हो जाए, जिसे अंग्रेज पुरानी व ऐतिहासिक अकबरी लोटा मानकर ऊंचे दामों में खरीद लेता है और इस समस्या का समाधान हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा सा। अब हम लोग इसके आगे का अंश जानेंगे कि किस तरह से लोटा ऊपर से मुंडेर पे 3 मंजिले के मुंडेर पे खड़े होकर के पानी पी रहे थे लाला झाऊलाल, और उनके हाथ से छूटा और सीधे आके अंग्रेज के सिर पर से गिरता हुआ उसको नहलाता हुआ फिर सीधा जो है जमीन उसकी बूट पे आके गिरता है, जिससे उसके पैर में चोट आती है और वो लंगड़ाता हुआ लोगों के साथ उनके घर के अंदर घुस आता है। फिर वो दुनिया भर की गालियाँ देता है और अंत में इस समस्या का समाधान बिलवासी जी निकालते हैं। एक तरीका निकालते हैं उसको सुलझाने के लिए, और वे बताते हैं कि ये लोटा जो है ऐतिहासिक लोटा है। और इस प्रकार आगे क्या होता है आइए पढ़ते हैं। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। वो बताते हैं बिलवासी जी अंग्रेज को कि ये जो है लोटा 16वीं शताब्दी का लोटा है और बादशाह हुमायूं जो है शेरशाह से हार कर भागे भागे फिर रहे थे। तो उस समय सिंध के रेगिस्तान में वो मारा मारा फिर रहा था, जहाँ की उसे प्यास लगी थी और उसकी प्यास बुझाने के लिए एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उसे पानी पिलाया और उसकी जान बचाई। उस समय एक ब्राह्मण ने जो इसे पानी पिलाकर जान बचाई थी, हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण से पता लगाकर ये लोटा ले लिया था और उस लोटे को वो अपने पास रखा रहा। इसके बदले में उसने उसे ऊंचे 10 सोने के लोटे प्रदान किए। लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। वे एक कहानी गढ़ते हैं और उसी कहानी को वे अंग्रेज को सुनाते हैं कि ये लोटा जो है बाद में अकबर ने ले लिया था और अकबर ने इस लोटे से अकबर को बहुत प्यार था, इसी से उसका नाम अकबरी लोटा पड़ा और तभी से इस लोटे का नाम क्या पड़ गया, अकबरी लोटा। वह बराबर इसी से वज़ू करता था। वज़ू का मतलब क्या है, वो अपना नमाज पढ़ने के पहले जो हाथ मुँह धोते हैं उसको वज़ू कहते हैं। तो वज़ू करना यानी कि नहाने मतलब जब भी वे अपनी जो पूजा है यानी जो उनके धर्म की आराधना है उसको करने के पहले वे एक पूजा आराधना करते हैं, उसके पहले वे हाथ मुँह धोते हैं, उसी को वज़ू करना कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वज़ू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है और बिलवासी जी उसे बताते हैं अंग्रेज को कि सन 57 तक यानी 1957 तक ये लोटा जो है 1957 नहीं सन 57 तक यानी 57 तक ये लोटा जो है शाही घराने में रहने का पता चलता है और इसके बाद यह वहाँ से लापता हो जाता है। लापता माने खो जाना। लापता माने होना या खो जाना। इसमें देखिए ला उपसर्ग है और पता मूल शब्द है। ला उपसर्ग है, ठीक है, ये ला उपसर्ग है और ये पता जो है वह मूल शब्द है, लापता। तो
लापता शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ला और पता। ला उपसर्ग है और पता जो है वह क्या है, मूल शब्द है। अब ये बताते हैं कि कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। कलकत्ता के म्यूज़ियम वालों ने इसका उसका प्लास्टर का मॉडल बना के रखा। मैंने वास्तविक लोटा खो गया था, इसी के लिए उन्होंने एक लोटा प्लास्टर का बना के मॉडल के रूप में रख दिया है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम लेकर खरीद दे। फैंसी दाम माने ऊंचे दाम, ठीक है। फैंसी दाम, फैंसी का अर्थ है फैंसी, फैंसी माने ऊंचे दाम। वह जो है उसको अगर पता चले तो वो ऊंचे दाम लेकर खरीद ले। म्यूजियम वालों को अगर पता चलेगा तो वो ऊंचे दाम लेकर खरीद लेगा। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार के। देखिए यहाँ पे आप उन्होंने हास्य व्यंग की छटा बिखेरी है। आप देखिए मैंने लेखक ने कहा है कि छोटी छोटी आँखें थी, मैंने कौड़ी के बराबर आँखें थी। कौड़ी का आकार का आकार जो है वो छोटा होता है और पकौड़ी का आकार उससे बड़ा होगा। तो मतलब कि यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने नहीं लिखा कि इस घटना को सुनते ही उसके आँखों में लोभ की भावना दिखाई देने लगी। उन्होंने इसको हास्य मूलक बनाने के लिए लिखा है कि कौड़ी से पकौड़ी बन गए। मतलब कि आँखों का जो आकार है वो थोड़ा उसमें परिवर्तन हो गया, मतलब आँखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तब अंग्रेज जो है आश्चर्यचकित होकर के उनसे पूछता है कि फिर आप इस लोटे को लेकर के क्या करेंगे, क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय अब जो है दोनों में होड़ा होड़ी लग जाती है। यानी बिलवासी जी से वो पूछता है अंग्रेज कि आप ये पुराना लोटा लेके क्या करेंगे? तो बिलवासी जी कहते हैं कि मुझे पुराने चीज़ को संग्रह करने का शौक़ है। संग्रह माने इकट्ठा करना। संग्रह का अर्थ क्या होगा? इकट्ठा करना। संग्रह का अर्थ इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। यानी बिलवासी जी ने उनसे कहा कि मुझे पुरानी चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। तो उसकी बात सुन करके अंग्रेज़ भी तुरंत कहता है कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। वो तुरंत जो है लालच के कारण वो तुरंत कहता है कि मुझे भी पुरानी चीज़ों के संग्रह का शौक़ है और पुरानी और ऊपर से ऐतिहासिक चीज़ें हो तो उसको इकट्ठा करने का मुझे भी शौक़ है। अब वो अपने पक्ष में लोटे को लाने के लिए क्या कहता है कि जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। अपना प्रमाण देने के लिए वह बोलता है कि जिस समय ये लोटा ऊपर से गिरा तो उस समय मैं यही कर रहा था। यानी कि वह पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को खरीदने का कार्य कर रहा था। वो अपना प्रमाण पुख्ता करने के लिए बिलवासी जी से कहता है उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान में से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। वह बताता है अंग्रेज कि मैं उस समय उस दुकान से पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था, पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था, क्योंकि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को खरीदने का शौक़ है, इकट्ठा करने का शौक़ है। खरीदने का नहीं, इकट्ठा करने का शौक़ है। तो दुकान से वह जो है यही कार्य कर रहा था जिस समय ऊपर से उसके 3 मंजिले से लोटा उसके ऊपर गिरा। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। परंतु बिलवासी जी ने उनकी बात को काटते हुए कहा, अंग्रेज की बात को काटते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। अब इस बात पे अंग्रेज़ जो है अपना दावा पेश करते हुए कहता है कि आप कैसे खरीद सकते हैं? ये लोटा मेरे ऊपर चूँकि गिरा था
इसीलिए ये मैं ही खरीदूँगा। हक है। अब बिलवासी जी पूछते हैं कि हक किस बात का हक है, क्या किस हिसाब से आप कह रहे हैं। ज़रूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे में पानी से आपने स्नान किया या मैंने। अब अलग अलग तर्क देता है अंग्रेज़, अलग अलग तर्क दे करके अपने पक्ष में लोटे को करने की चेष्टा करता है। पहला तर्क उसने क्या दिया? पहला तर्क उसने ये दिया कि जिस समय ऊपर से लोटा गिरा उस समय उस लोटे ने मुझे स्नान कराया, यानी उस पानी से, उस लोटे के में जो पानी था उस पानी से मैं भीगा था। मैं मतलब उस समय आप वहाँ पे नहीं थे। तो ज़रूर हक है। वह बताइए कि उस लोटे में पानी से आपने स्नान किया या मैंने। तो बिलवासी जी ने उनके प्रश्न का जवाब देते हुए कहा आपने। अब दूसरा प्रश्न वो कहता है कि वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे। माने उसके पैर में चोट लगी थी, तो लोटे को अपने लोटे पर अपना हक जमाते हुए उसने कहा कि जब ऊपर से लोटा गिरा तो उसने किसके पैर में को चोट पहुंचाया, आपके या मेरे। बिलवासी जी ने इस पे उत्तर दिया आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा, माने अंगूठे से मतलब किसका अंगूठा चोटिल हुआ, आपका या मेरा। तो बिलवासी जी ने कहा आपका। यह सब बकवास, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। और इतना प्रमाण पेश करते हुए, तर्क देते हुए उसने अपना हक जताया लोटे पे और कहा कि ये लोटा मेरा ही है, मैं ही इसे खरीदने का हकदार हूँ, असली हकदार मैं ही हूँ। तो बिलवासी जी ने उसके प्रश्न का जवाब देते हुए कहा यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह लेगा। अब बिलवासी जी को दूसरी तरकीब सूझी। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार बात है, फालतू बात है। अब आप एक काम करिए, आप दाम लगाइए और जो सबसे ज़्यादा दाम देगा लोटा वही खरीदेगा। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 रुपया देता हूँ। अंग्रेज़ इस बात पे राज़ी हो जाता है कि ठीक है, दाम लगाएं और जो दाम ज़्यादा देगा वो उस लोटे को ले लेगा, खरीद लेगा। तो अंग्रेज़ इससे कहता है कि आपने इस लोटे का 50 रुपया लगाया था, मैं इसका 100 रुपया लगाता हूँ। तो बिलवासी जी थोड़ा सा और आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं 150 देता हूँ। इस पर वह जो है और उसके भी उसको क्योंकि लोटा खरीदने की लालच हो गई थी, तो इसीलिए उसने कहा कि मैं 200 देता हूँ। मैंने अंग्रेज़ जब बिलवासी जी ने कहा कि मैं 150 रुपये दूँगा, तो उसके जवाब में उसने क्या कहा कि मैं 200 रुपये देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। इसके बाद बिलवासी जी थोड़ा और आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं इस लोटे का 250 रुपया देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट निकालकर लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। और ये कहते हुए लाला झाऊलाल के आगे बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट फेंक दिए। यानी कि उन्होंने ये दिखाया कि अब लोटा मैं सबसे ज़्यादा दाम दे रहा हूँ, इसीलिए मैं ही खरीदूँगा। साहब को भी ताव आ गया, माने ताव आ गया यानी कि जोश आ गया। ताव आ गया यानी कि जोश। ताव का अर्थ क्या होगा? जोश। तो साहब जो था, माने अंग्रेज़ जो था, उसको भी जोश आ गया। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए, अब उसने उसका दुगना दाम देने के लिए वादा कर दिया। मतलब कि बिलवासी जी 250 दे रहे थे तो उसने सीधे 500 दाम देने का वादा कर दिया। मैंने उसने कहा कि मैं लोटे के लिए 500 रुपये देने को तैयार हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हैं। अब बिलवासी जी जो है एकदम निराश हो गए और निराश होकर के उन्होंने ऐसा दिखाया कि वे बहुत निराश हो गए हैं और फिर वे अपने रुपयों को वो उठाने लगे। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ और अब
साहब की ओर उन्होंने देखा और देख कर के कहा कि ये लोटा जो है अब आपका हुआ, यानी कि लोटे पर अब आपका अधिकार हो गया। ठीक है, लोटा अब आपका हो गया, यानी लोटे पर आपका अधिकार हो गया। तो मानो अपनी लोटे कहा कि लोटा अब आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। और बिलवासी जी ने अफसोस जताते हुए कहा कि मेरे पास इससे ज़्यादा रुपए नहीं है, इसीलिए ये लोटा जो है अब आपका ही है, आपका ही हो गया। क्योंकि वे 250 ही रुपए देने वाले थे और जबकि अंग्रेज ने उसका दुगना दाम दिया, 500 रुपये उसने दिए। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची फिर गई। प्रसन्नता की कूंची फिर गई, कूंची ब्रश को कहते हैं। ठीक है, प्रसन्नता की कूंची फिर गई मतलब चेहरा पूरा उसका खिल उठा। प्रसन्नता की कूंची फिर गई का मतलब क्या होगा, उसका चेहरा पूरा खुशी से खिल उठा। साहब का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। और उसने रुपए दे के लोटे को ले लिया और ले करके वो बड़ा खुश हुआ और कहा कि मैं अब प्रसन्नतापूर्वक अपने देश लौट जाऊंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस की डींग माने जो लंबी चौड़ी हाँकते हैं ना, लंबी चौड़ी बातें बोलते हैं, उसको डींग बोलते हैं। ठीक है, तो लंबी चौड़ी बातों को हाँकना माने डींग कहलाता है। तो वह कह रहे हैं, मैंने अंग्रेज़ बोला कि मेजर डगलस की लंबी चौड़ी बातों को सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। मेजर डगलस कौन है? बिलवासी जी इसी बात पे पूछते हैं कि मेजर डगलस कौन है। अंग्रेज तब उनका परिचय देता है और कहता है कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो वह जो है अंग्रेज़ जो है मेजर डगलस का पूरा परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पड़ोसी हैं और उन्हें भी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ है। वे भी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। पिछले साल वो भारत आए थे और भारत आकर के वह हिंदुस्तान से एक अंडा ले गए थे जिसका नाम था जहांगीरी अंडा। इस बात को सुन करके जो बिलवासी जी हैं, बिलवासी जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपना आश्चर्य जताते हुए कहा, जहांगीरी अंडा? माने कि उन्होंने पूछा कि जहांगीरी अंडा यानी कि जहांगीरी अंडा क्या है। अब अंग्रेज़ ने उनसे कहा, हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में वे ही अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। वह अपनी मन की जो भड़ास है, अपने मन का जो गुस्सा है, वो निकालते हुए कहते हैं इनसे बिलवासी जी से कि मेजर डगलस ने समझ क्या रखा है कि जितना भी अच्छी चीज़ है हिंदुस्तान से वही ले जा सकते हैं। मतलब उन्हीं के पास इतनी औकात है कि वही इस माने हिंदुस्तान की अच्छी चीज़ों को लेकर जाएं और उसको रखें। पर जहांगीरी अंडा है क्या? अब बिलवासी जी को बड़ा ही ये बात जो है आश्चर्यचकित कर देता है। जहांगीरी अंडा के बारे में वो जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जहांगीरी अंडा है क्या। अब इस प्रश्न का जवाब देते हुए अंग्रेज कहता है, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर भी मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया। नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पे जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह कभी नहीं भूला। उसके एक अंडे को उसने जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हाड़ी में वह उसके सामने टंगा रहता है।
बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं जहांगीरी अंडा की के संबंध में जो घटना है उन्हें बताई गई थी, उसको वो बताते हैं। कहते हैं कि इसी आप जानते होंगे कि एक कबूतर के ने जहांगीर और नूरजहां का प्रेम करवाया था। मतलब जहांगीर और नूरजहां के आपस में प्रेम का कारण एक कबूतर था, और उस कबूतर को उन्होंने नूरजहां ने उड़ा दिया। तो जहांगीर ने उनसे पूछा कि तुमने मेरे कबूतर को कैसे उड़ा दिया। फिर नूरजहां ने दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर पूछा ऐसे, और इस भोलेपन से पर वह जो है जहांगीर जो है फिदा हो गया, और उसने तभी से नूरजहां को अपना मान लिया, और बड़े ही उस माने एकदम दिल से वह नूरजहां को मानने लगा था। और तभी से वह कबूतर का एहसान नहीं भूलता है, और उस कबूतर का जो अंडा था उस अंडे को वह अपने पास संजो के रखा हुआ है। एक बिल्लौर की हाड़ी, बिल्लौर एक स्थान का नाम है, वहाँ की एक मिट्टी के बर्तन को हांडी बोलते हैं। तो उसी में रख के मतलब सामने दीवार पर उस अंडे को टांग कर रखा रहता है। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और चूंकि वह जहांगीर के पास था इसीलिए ये जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा, और वही जहांगीरी अंडा पिछले साल मेजर डगलस जब भारत आए तो उन्होंने एक मुसलमान से ये अंडा खरीद लिया था। ये जहांगीरी अंडा उन्होंने उस मुसलमान से खरीद लिया था। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद बिलवासी जी कहते हैं ये बात है इस कहानी जहांगीरी अंडा के पीछे ये कहानी है। हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडा से भी एक पुश्त पुराना है। अब चूँकि दोनों में होड़ लगी रहती है, होड़ यानी कि प्रतियोगिता, ठीक है। तो पुराने और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का उनको शौक़ मेजर डगलस को भी है, और वो जो है अपनी जो वाहवाही में उसको सारी कहानी सुनाते हैं अंग्रेज़ को। तो अंग्रेज़ को लगता है कि अब वह उनसे आगे है, और कहता है कि मेरा जो ये लोटा है वह जहांगीर के अंडे से एक पुश्त मतलब पीढ़ी। पुश्त का अर्थ होता है पीढ़ी। एक पुश्त यानी पीढ़ी, एक पीढ़ी आगे का है, ठीक है। वो बताते हैं कि मेरा जो ये लोटा है वह एक पीढ़ी आगे का है, तो अब हमसे वो कहीं भी हमारे सामने नहीं टिकेंगे। मैंने अब मैं उनसे श्रेष्ठ हो गया हूँ। पुरानी चीज़ों के खरीदारी में, उसके संग्रह में मैं ही उनसे श्रेष्ठ हो गया हूँ। ये बात उसके मन में आती है, और ये बात वह बिलवासी जी से बताता है। हाँ, इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। अब वो बिलवासी जी कहते हैं कि अगर इस रिश्ते को लिया जाए तो इस रिश्ते से आपका जो लोटा है, आपका लोटा जो है वह जहांगीरी अंडे का बाप हो जाता है। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। लाला झाऊलाल के चेहरे पर ऐसा उनके चेहरे पे भाव था कि उनका चेहरा देखने लायक लग रहा था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। अब नहीं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। अब साहब जो अंग्रेज़ था वह जो है लाला झाऊलाल को 500 रुपया दे देता है, और 500 रुपया दे करके वह आगे की ओर चलता है। मतलब कि लोटे को खरीद कर वह 500 रुपया दे देता है, और फिर वह जाने की ओर
जाने को मुखातिब होता है, मैंने जाने के लिए तैयार होता है। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था और 500 रुपये पाकर लाला झाऊलाल का चेहरा एकदम खिल उठा। मतलब उनका चेहरा, उनके चेहरे का भाव एकदम ऐसा हो गया था कि जैसे प्रतीत हो रहा था कि वे प्रसन्नता से एकदम उनका चेहरा खिल गया है। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की दाढ़ी, बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो उनका चेहरा है, उस चेहरे पर 6 दिन का जो एक एक बाल है वह जो है खुशी से लहरा रहा है। मैंने उनको इतनी बड़ी सफलता मिली कि उन्होंने 250 रुपये मांगे थे, 250 के बदले में उस लोटे से उन्होंने 500 रुपये कमाए। उनके पास 500 रुपये आ गए। अब उनके प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने बिलवासी जी से कहा कि आप घर से 250 रुपये लेके आए थे, परंतु आपके पास तो रुपए थे नहीं। आप ये 250 रुपये कहाँ से लेके आए? क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि उनके पास रुपए नहीं थे, वे किसी से लेके ही देंगे। तो लाला झाऊलाल पूछते हैं कि आपके पास तो रुपए थे नहीं, आप कहाँ से लेके आए? तो इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी किससे पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसका रहस्य जो है मैं और मेरा ईश्वर ही जानते हैं। मतलब मैं जानता हूँ और मेरा ईश्वर जानता है, और आप उन्हीं से इसके बारे में पूछ लीजिए, क्योंकि वो खुलकर बताना नहीं चाहते कि वे ये रुपया कहाँ से ले आए हैं। आप चले कहाँ? पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। लाला झाऊलाल उनको रोकते हुए पूछते हैं कि आप जा कहाँ रहे हैं? अभी आपको मुझसे कुछ काम है, वो भी 2 घंटे तक का काम है। तो बिलवासी जी आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं, 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें लग जाएगा। कह रहे हैं कि मैं जो है अभी आपको इस कार्य के लिए पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा। मैंने आपने जो मेरी मदद की और इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण आपने मदद की, मतलब इस तरह की बुद्धि लगा के आपने हमें इस मुसीबत से निकाला, इसके लिए मैं आपको पीठ ठोकर धन्यवाद दूंगा और इस कार्य में मुझे 1 घंटे लगेंगे। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपसे गले मिलूँगा और गले लगाकर जब मैं धन्यवाद दूंगा उसमें भी आप मेरे 1 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। उनके इस बात पर बिलवासी जी कहते हैं, ठीक है, आप मुझसे गले भी मिलिएगा, पीठ भी ठोकिएगा, परंतु पहले आप इन रुपयों को सहेज कर रख लीजिए। मतलब कि ये जो रुपया है ये बड़ा ही कीमती रुपया है और इनको अच्छी तरह से सहेज कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लेखक यहाँ अपना अनुभव बताते हैं, कह रहे हैं कि यदि रुपया अपना हो, रुपये पर यदि अपना अधिकार हो तो उसको सहेज लेने में बड़ा ही आनंद मिलता है और उसको सहेजने में एक अलग तरह की तन्मयता होती। तन्मयता मतलब लीन हो जाना। तन्मय शब्द है, ता प्रत्यय है और इसका अर्थ है लीन हो जाना, खो जाना। ठीक है, तन्मय हो जाना मतलब एकदम उसी में डूब जाना, उसी में खो जाना। तो ये करें, अगर रुपया अपना हो तो उसमें एक तरह की तन्मयता होती है। अब ये बता रहे हैं कि लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होना मतलब गायब हो जाना।
अंतर्धान का अर्थ होता है गायब हो जाना। अंतर्धान, अंतर्धान का अर्थ है गायब हो जाना। ठीक है, अंतर्धान का अर्थ है गायब हो जाना, मतलब कि जब तक वो भी रुपया सहेज रहे थे तब तक जो है बिलवासी जी वहाँ से चलते बनते हैं, मतलब चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस प्रकार इस पाठ से हमने देखा कि किस तरह से बुद्धिमानी पूर्वक समस्या का समाधान किया जाता है। उसके बाद वे जो है अपने घर आते हैं। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। बिलवासी जी जो है घर आते हैं परंतु रात तक वो सो नहीं पाते हैं। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है अगली कक्षा में पढ़ते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।